हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जो फिजिक्स आती है उस फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज बेसिकली मैं एनडीए के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। एनडीए के जो बच्चे हैं वो सभी लोग देखें, क्योंकि एनडीए का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या आपकी तैयारी एग्ज़ाम के मुताबिक सही है या नहीं। देखिए आज के कितने सवालों में आप कितनों का सही आंसर दे पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम में एनडीए के पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है आपकी तैयारी और आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं या कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, चेक कीजिए अपने आप को। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी तरल के धारा रेखी प्रवाह के अनुदेश क्या होता है, बताइए इनमें से। ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी निश्चित क्षण में समस्त तरल कणों का वेग एक समान होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तरल कण की गति स्थिर बनी रहती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है किसी निश्चित स्थिति को पार करते हुए समस्त तरल कणों का वेग एक समान होता है। या चौथा ऑप्शन तरल कण का वेग अपरिवर्तित रहता है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है, सही आंसर क्या होगा, बताइए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे लग रहे हैं सभी ऑप्शन, लेकिन इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि किसी स्थिति को पार करते हुए कण का जो समस्त कण हैं वो एक ही जगह से होकर जाते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो जब कण एक ही बिंदु से होकर जाते हैं उसी को हम धारारेखीय प्रवाह कहते हैं। तो धारारेखीय नली में क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये बिंदु है, ये हमारा कोई क्षेत्रफल है, इसको पार करके जितने भी कण होंगे, द्रव के समस्त कण इसको पार करके जा रहे हैं, तो ये प्रवाह रेखीय धारारेखीय प्रवाह कहलाएगा जब एक ही बिंदु से होकर जाएंगे सभी कण। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है ये कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। अगर आपने कोई कार्य किया है किसी निकाय पर तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन बताइए, सोच लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कोई सरल कण, यहाँ पर आता है कोई सरल आवर्त गति, कोई कण सरल आवर्त गति में है और दोलनी कण के त्वरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो जो कण दोलन गति कर रहा है उसके त्वरण से क्या संबंधित होगा। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप सभी में देखें किसका सही है, और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब गति अधिकतम होती है तब यह न्यूनतम हो जाता है। इसके लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं इसमें डायग्राम बना के बताऊं आपको, तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना के बताऊं कि इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई कण है और यहाँ बना हुआ है और ये इस तरीके से सरल आवर्त गति कर रहा है। इस तरीके से बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि सबसे ज़्यादा गति अधिकतम, यानी यहाँ पर इस स्थिति पर वेग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, जो वेग होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जो त्वरण होगा वो मिनिमम होगा। समझ गए। तो यहाँ पर जाने पर वेग क्या हो जाएगा, वेग सूक्ष्म हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये पिंड यहाँ से लौटना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो त्वरण होता है वो इस तरीके से होता है कि वी मैक्स होगा तो त्वरण मिनिमम होगा, और जहाँ पर वी मिनिमम होगा वहाँ त्वरण मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि 4 कणों में से कौन सा एक जिसका विस्थापन x है और त्वरण ax है, इनमें से किस प्रकार से संबंधित होंगे ये बताना है। तो सरल आवर्त गति कर रहे हैं तो इसमें सही जो आंसर आएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो त्वरण होता है वो विस्थापन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, यानी कि ए समानुपाती वाई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर जाएगा। अगला, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये प्रीवियस ईयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी आदर्श गैस के लिए स्थायी ताप का मतलब ताप नियत है, बदलेगा नहीं, तो प्रक्रम हो गया ये समतापी प्रक्रम, और इस पर आयतन v और दाब के प्रतिलोम यानी कि 1/p में संबंध पूछा है। किसमें? 1/p में। तो दाब v, आयतन v और दाब p के प्रतिलोम का जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का ग्राफ होगा? तो इसका आंसर आएगा कि ये जो ग्राफ होगा वो बन जाएगा अति परवलय। क्या बन जाएगा? अति परवलय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोगों का सही जाता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एनडीए के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि माध्यम में जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये निर्भर करती है किस पर? उसकी प्रत्यास्थता पर और उसके जड़त्व पर, यानी जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों पर निर्भर करती हैं। जो ये तरंगें कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। कौन सी तरंगें कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगें, यानी कि मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। और ये वेव्स जो होती हैं वो अपने साथ में संवेग और ऊर्जा का संचरण करती हैं, यानी कि अपने साथ में मोमेंटम और एनर्जी को ले जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 109। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। देखें कितने बच्चों का ये सही जाएगा और कितने बच्चे जान पाएंगे कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या तैयारी है आपकी? आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो बताइए कैसी तैयारी है। देखिए क्या आप इसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। पहला ऑप्शन बताता है हमें कि ध्वनि का जो तारत्व है उसका यह अभिलक्षण है कि इसके द्वारा साधारणतः हम पुरुष स्वर और स्त्री स्वर के बीच अंतर कर सकते हैं। तारत्व। दूसरा ऑप्शन है कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो आवृत्ति से होती है। तीसरा ऑप्शन है किसी संगीतमय ध्वनि में कुछ ऐसी सुनिश्चित आवृत्तियां हैं जो साधारणतः मूल आवृत्ति के सन्नादी हैं। और चौथा ऑप्शन है कि किसी विशिष्ट संगीतिक ध्वनि की ध्वनि गुणता ध्वनि तरंग के तरंग रूप पर निर्भर या उससे संबंधित होती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा ऑप्शन सही नहीं है। इस तरह से चौथा इसका आंसर आ जाएगा। आगे ये आपका न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही अच्छा और शानदार न्यूमेरिकल है। कितने बच्चे इसका सही आंसर कर सकते हैं? कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर करने की कोशिश करें कि आपको ये आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसका सॉल्यूशन आप स्वयं करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखिए होगा कैसे कि यहाँ पर कण का आयाम दे रखा है, यानी कि ए बराबर एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सरल रेखियावर्ती करता है। जब कण स्थिति से 1 सेंटीमीटर पर है, माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? y बराबर विस्थापन बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना है? विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो गया। वेग और त्वरण का परिमाण समान है, कह रहा है कि वेग और परिमाण समान है, यानी वेग को हम कहेंगे v और त्वरण को हम कहते हैं इसमें अल्फा। सरल आवर्त गति में अल्फा कहते हैं त्वरण को। तो v का जो फॉर्मूला होता है v का जो फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला होता है सरल आवर्त गति में, वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में बराबर ये होता है वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। क्या होता है? ओमेगा वाई स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो गया, ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। क्या होता है ये? ओमेगा स्क्वायर वाई या वाई ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ 1 ओमेगा से स्क्वायर कट जाएगा और बचा 1 ओमेगा। यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 दे रखी है तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा बराबर इस तरफ ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा √3। कितना बचा? √3
और ओमेगा को हम कहते हैं 2π/t। क्या होता है? 2π/t। तो हमसे पूछा है कि इसका आवर्तकाल सेकंड में क्या होगा, तो आप समझ गए t बराबर हो जाएगा 2π/√3। 2π/√3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ये कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाया वो आज सीख गए कि इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको करने में स्टूडेंट काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग से इनकी ये थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल बच्चा कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके यहाँ रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में। तो हमसे कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा करें कि कौन सा सही नहीं पूछा है या ये पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर है पहला ऑप्शन कि मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य 700 nm है, नैनोमीटर है। 700 nm है, बिल्कुल सही आंसर है कि यस, जो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है उसको हम 700 नैनोमीटर की ही हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मानव नेत्र में दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 400 nm है, यानी नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर से छोटी तरंगदैर्घ्य को हम नहीं देख सकते, यानी उस प्रकाश में नहीं देख पाएंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि किसी दूरबीन की समीप की वस्तुओं के पृथक किए जा सकने वाले प्रतिबिंबों को बनाने की योग्यता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर एक दूरबीन समीप में रखी दो वस्तुओं के अलग अलग प्रतिबिंब, यानी पृथक का मतलब अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर हमें दिखा दे। समीप की वस्तुएं हैं बिल्कुल ऐसे सटके रखी हुई हैं, समीप की वस्तुएं एक दूसरे सटके उनके अलग अलग प्रतिबिंब बना दें, इसका ये और इसका ये अलग अलग प्रतिबिंब करके बना दें, तो हम उसको कहेंगे क्या? विभेदन क्षमता। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो बताइए गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो बच्चों सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चले, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको आप याद कर सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक को इस तरीके से बनाया है। तो देखिए ट्रिक को कैसे याद करेंगे। अगर गामा किरणों में, एक्स किरणों में, रेडियो तरंगें हैं, माइक्रोवेव है, इनमें सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी है, सबसे छोटी किसकी है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, और इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हिंदी में अगर हम ट्रिक याद करें तो इस ट्रिक को हम इस तरीके से लिखेंगे कि गामा एक्स पर दीजिए, गामा एक्स पर दीजिए अब मेरा रेडियो ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है। इससे आप लोगों को 7 तरंगें याद हो चुकी हैं, और 7 तरंगों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 7 तरंग दैर्घ्य आपको पता चल गई कि कौन सी बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी ये है, इधर होती है सबसे छोटी, ये है सबसे छोटी, और ये तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर गामा से देखिए, अगर बच्चों बात करी जाए गामा की, तो बच्चों देखो गामा किरणों से, गामा आपको समझ में आ रहा है, गामा किरण है, एक्स किरण है, पर से क्या है, पर से है परावैंगनी किरण है। कौन सी? परावैंगनी, पर से है परावैंगनी। आप लोग इस ट्रिक को लिख सकते हो, परावैंगनी किरण है। दीजिए से इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दा से हमारा मतलब है, दा का मतलब है यहाँ पे दृश्य प्रकाश। कौन सा? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश को बता रहे हैं दीजिए से। अब से आप लोग समझ गए होंगे अवरक्त प्रकाश। कौन सी है? अवरक्त किरणें या अवरक्त प्रकाश कह सकते हैं आप, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त। इसके बाद मेरा से माइक्रोवेव। कौन सी है? मेरा से है माइक्रोवेव। कौन सी? माइक्रोवेव। इसके बाद रेडियो से आप लोग समझ गए, रेडियो तरंगें हैं। कौन सी है? रेडियो तरंगें। तो
तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पता चल गया कितनी 7 तरंगें आपको याद हो गई और उनका क्रम याद हो गया कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले आती है, सबसे बड़ी है गामा, फिर एक्स किरणें, फिर परावैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त, उसके बाद माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंगें और सबसे बड़ी है रेडियो तरंगें। अगर इसी ट्रिक को आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो इंग्लिश में देखिए बच्चों क्या करेंगे, इंग्लिश में देखिए गामा को तो गामा ही कहते हैं, गामा को क्या कहेंगे? गामा। और एक्स को हम एक्स ही कहेंगे, तो गामा एक्स, ठीक है। क्या कहेंगे? गामा एक्स अल्ट्रा, गामा एक्स की अल्ट्रा विश, ऐसे है गामा एक्स की अल्ट्रा विश, अल्ट्रा विश, गामा एक्स की अल्ट्रा विश, यहाँ पर ये का कमल है, गामा एक्स की अल्ट्रा विश, अल्ट्रा विश इन माई रेडियो, क्या है? इन माई रेडियो, ठीक है, इन माई रेडियो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो ये इसकी ट्रिक हो गई इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या ट्रिक हो गई कि गामा एक्स की अल्ट्रा विश, गामा एक्स की अल्ट्रा विश इन माई रेडियो। तो बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है, इसे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं। गामा का मतलब गामा किरणें, गामा रे, एक्स का मतलब एक्स रे, एक्स रे, और की का मतलब कुछ नहीं है, ये हमने बनाया है लाइन को, की का मतलब कुछ नहीं है। अल्ट्रा का मतलब आपको वही अल्ट्रा वायलेट, आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए होंगे, परावैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट। विजिबल, विज का मतलब क्या है? विजिबल, विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, विजिबल, ठीक है, विजिबल लाइट है। इन का मतलब है इंफ्रारेड, कौन सी है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, इंफ्रारेड। माई का मतलब है माइक्रो, कौन सी? माइक्रोवेव, माइक्रो, कौन सी है? माइक्रो है। और रे का मतलब रेडियो, आर ए, रेडियो, रेडियो से आप लोग समझ ही गए। तो इस तरीके से आपको कितनी याद हो गई? 5-7 किरणें ऐसे याद हो गई, इंग्लिश में करें या हिंदी में करें आपको आसानी से याद हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं डायग्राम बना के आपको बताऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी ऊर्ध्व शीर्ष पर आवर्धित होता है, ऊर्ध्व शीर्ष पर आवर्धित होता है, तब वह वस्तु कहाँ पर अव्यवस्थित होगी, यानी कहाँ पर रखी होगी जब ऐसा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की वजह से अगर हमारे पास कैसा बन जाए, आभासी प्रतिबिंब बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई है। ये है हमारा पोल यानी कि ध्रुव P और ये है इसका फोकस F। अगर वस्तु यहाँ पर रखी होगी तो इस तरीके से एक किरण यहाँ से टकराएगी और इसके फोकस से होकर निकल जाएगी, दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से होती हुई ऐसे चली जाएगी। ये किरणें दर्पण में पीछे की ओर यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं मैं इसका एक और आपको वीडियो बना के बता दूंगा, जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे हम। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस से सभी तरीके से किस तरीके से कितने प्रतिबिंब बनते हैं सभी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोल और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोधक हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध R है। समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका परिणामी X आता है। तो अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा इसका परिणामी? तो देखिए बच्चों, अगर समांतर क्रम में जोड़ने तो X आ रहा है तो 1/x = हो जाएगा हमारा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है, 1/r 1/r 1/r। अगर हम इसका एलसीएम लेके ऐड करें तो 1/x बराबर हो जाएगा 3/r। कितना हो जाएगा? 3/r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई कितनी? 3x। r बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x। कितना हो गया? 3x।
अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमें सीधे सीधे जोड़ना है। तो r कितना आ गया, 3x आ गया। तो 3 बार जोड़ेंगे 3x, पहले का 3x, दूसरे का 3x और तीसरे का 3x। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 9x। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आज की जो सीरीज हमारी समाप्त होती है। इन क्वेश्चनों में से आप बताइए आपने कितने करे हैं, और साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, आपको जल्द से जल्द ऐसी नई वीडियो मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता।